नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं रेशमा, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों एवं संस्थानों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। पीएम ने कहा, जब युवा राष्ट्र के निर्माण में भागीदार होते हैं तो राष्ट्र तेज विकास भी करता है और विश्व भी अपनी पहचान बनाता है। पीएम ने मुंबई में होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स 2025 का जिक्र करते हुए कहा कि देश के यंग क्रिएटर्स को पहली बार इस तरह का मंच मिल रहा है। पीएम ने कहा, भारत आज जो कीर्तिमान गढ़ रहा है उसमें हर वर्ग की भागीदारी बढ़ रही है और हमारी बेटियां 2 कदम आगे ही चल रही हैं। पीएम ने कहा, हमारी नारी शक्ति ब्यूरोक्रेसी से लेकर स्पेस और साइंस के क्षेत्र में नई बुलंदियों को छू रही है। पीएम ने कहा, हमारे लिए एक ही मंत्र सर्वोपरि होना चाहिए, नागरिक देवो भवः। उन्होंने विश्वास जताया कि अपने सामर्थ्य और ईमानदारी से हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जो विकसित भी होगा और समृद्ध भी होगा। पीएम ने कहा, इस बजट में सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग मिशन की घोषणा की है। इसका उद्देश्य है मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना और भारत के युवाओं को ग्लोबल स्टैंडर्ड वाले प्रोडक्ट बनाने का मौका देना। गुजरात पुलिस ने घुसपैठियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। गुजरात के अहमदाबाद में 450 से अधिक अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया है। वहीं सूरत में 150 से अधिक अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच का चंडोला क्षेत्र में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिकों के होने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है। घुसपैठियों के पास से फर्जी आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्र बरामद हुए हैं। पुलिस ने इस ऑपरेशन को अवैध घुसपैठ के खिलाफ बड़ी सफलता बताया और कहा कि सभी आरोपियों को कानूनी प्रक्रिया के तहत उनके देश वापस भेजा जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से घाटी में सेना का एक्शन लगातार जारी है। सेना ने 3 और आतंकियों के घर धमाके से ध्वस्त कर दिए। पुलवामा के मुरान में जैश ए मोहम्मद के एक्टिव आतंकी एहसानुल हक का घर उड़ा दिया गया। सेना ने कुलगाम के महलहामा में गनई के घर को सेना ने विस्फोट पर ध्वस्त कर दिया। गनई 2023 से आतंकी रैंकों में सक्रिय है। इसके अलावा शोपिया में छोटी पोरा में आतंकवादी शाहिद अहमद कुटे का मकान भी ध्वस्त कर दिया गया। शाहिद 2002 से सक्रिय है। इससे पहले पहलगाम आतंकवादी हमले में लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकवादियों के जम्मू कश्मीर स्थित घर विस्फोट में नष्ट कर दिए गए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राजौरी में सेना ने चौकसी बढ़ा दी है। सेना जगह जगह तलाशी अभियान चला रही है। सेना जंगलों में और सड़कों पर सभी जगहों पर चप्पे चप्पे की तलाशी कर रही है। घरों में जाकर भी सेना की तलाशी अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई घटना का दृष्टिगत केंद्र सरकार ने निर्देश पर यूपी में रह रहे पाकिस्तानी लोगों को वतन वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की है। इस क्रम में जनपद लखनऊ में आए 8 पाकिस्तानी नागरिकों को पाकिस्तान के लिए रवाना कर दिया गया है। जनपद की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को एक्टिवेट कर अधिसूचना संकलित की जा रही है। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्य सरकारों से पाकिस्तानी नागरिकों की चिन्हित कर उन्हें वापस भेजने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल तक देश छोड़ने का आदेश दिया है। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक अपनी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अटारी वाघा सीमा पर पहुंच रहे हैं। बहुत से लोग अपनी शंकाएं लेकर भी आ रहे हैं, जिनका समाधान अधिकारियों द्वारा वहीं किया जा रहा है। कल शाम तक कुल 219 पाकिस्तानी नागरिक और 392 भारतीय नागरिक अटारी वाघा सीमा पार कर चुके हैं। वहीं अटारी वाघा चेक पोस्ट पर रिट्रीट सेरेमनी को गेट खोले बिना ही आयोजित किया गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार ने एकीकृत चेक पोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला किया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और सरकारी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। राज्य पुलिस ने गोवा में रह रहे 20 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्पकालिक पाकिस्तानी वीजा धारकों को देश छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया है, जबकि सरकार दीर्घकालिक पाकिस्तानी वीजा धारकों पर नजर रखेगी। यूएनएसी ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की है। यूएनएसी ने अपराधियों, दोषियों और साजिशकर्ताओं को न्याय के कटघरे में लाने की जरूरत पर जोर दिया। सुरक्षा परिषद ने कहा कि इन हत्याओं के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। साथ ही सुरक्षा परिषद ने सभी राज्यों से अंतर्राष्ट्रीय कानून और प्रासंगिक सुरक्षा परिषद प्रस्तावों के तहत इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करने का आग्रह किया। राजदूतों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इसका हर तरह से मुकाबला करने पर जोर दिया। वहीं पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तानी सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पर एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन करते हुए गोलीबारी की है। ये फायरिंग पाकिस्तान की ओर से एलओसी की कई चौकियों से की गई। भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत को पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश के साथ व्यापारिक संबंध रखने में कोई रुचि नहीं है। हम भारत के किसी भी स्थान पर आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कभी कुछ नहीं सीखता। वे हमेशा सबसे बर्बर आतंकवादियों को बढ़ावा देते रहते हैं। सही कहा गया है कि पाकिस्तान आतंकवाद का प्रजनन केंद्र है। पहलगाम आतंकी हमले पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, भारत निर्दोष लोगों की क्रूर हत्या का मुंहतोड़ जवाब देगा। बिहार की राजधानी पटना सहित सभी जिला मुख्यालय में महागठबंधन के नेताओं द्वारा पहलगाम में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। पटना के इनकम टैक्स चौराहे से करगिल चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ है, इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा, हमारा पूरा समर्थन सरकार के साथ है। बिहार के बोधगया में वैश्विक एकता और करुणा का प्रदर्शन करते हुए लोगों ने मोमबत्ती जलाकर पहलगाम में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 121वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर में मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। DRDO ने 1000 सेकंड से अधिक समय तक एक्टिव कूल स्क्रैमजेट सबस्केल कंबस्टर का ग्राउंड परीक्षण करके स्क्रैमजेट इंजन विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। DRDO की हैदराबाद प्रयोगशाला ने कल नवनिर्मित अत्याधुनिक स्क्रैमजेट कनेक्ट परीक्षण केंद्र में ग्राउंड परीक्षण किया। ग्राउंड परीक्षण जनवरी में 120 सेकंड के पहले परीक्षण का अगला चरण है। सफल परीक्षण के साथ ये प्रणाली शीघ्र ही उड़ान योग्य कॉम्बस्टर परीक्षण के लिए तैयार हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, उद्योग भागीदारों और शिक्षाविदों को बधाई दी है। उन्होंने इस सफलता को राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण हाइपरसोनिक हथियार प्रौद्योगिकियों को साकार करने में सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता बताया। रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार आज रोम की सेंट मैरी मेजर बेसिलिका में किया जाएगा। अंतिम संस्कार की प्रार्थना भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स स्क्वायर में शुरू होगी। भारत की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, किरेन रिजिजू, जॉर्ज कुरियन और जेशुआ डिसूजा भी पोप के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस को श्रद्धांजलि अर्पित की। अंतिम संस्कार से पहले निजी अनुष्ठान में पोप फ्रांसिस के ताबूत को आधिकारिक तौर पर सील किया गया। एक निजी औपचारिक अनुष्ठान में कार्डिनल केविन फेरल की अध्यक्षता में पोप फ्रांसिस के ताबूत को सील कर दिया गया। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा और असम भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने गुवाहाटी में राज्य में आगामी पंचायत चुनावों के लिए असम भाजपा का चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग इलाके का दौरा करके विभिन्न परियोजनाओं और विकास कार्यों का निरीक्षण किया।
शालीमार बाग में विकास परियोजनाओं पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, कई विकास कार्यों का निरीक्षण किया गया। पानी की समस्या यहां एक बड़ी समस्या है, जिसके लिए पाइपलाइन बिछाने का काम यहां शुरू हुआ है। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने तिलकनगर सड़क मार्ग का दौरा कर इलाके में विकास कार्यों का निरीक्षण किया। भाजपा ने पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए कानपुर के मूल निवासी शुभम द्विवेदी के बारे में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के कथित बयान को लेकर उनके खिलाफ पोस्टर लगाए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पुणे स्थित श्रीमंत दगडू शेठ हलवाई गणपति मंदिर में पूजा अर्चना की। जोधपुर में एक हैंडीक्राफ्ट और केमिकल फैक्ट्री में आग लगने की घटना सामने आई है। आग इतनी तेजी से फैली कि धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा है। ठाणे के भिवंडी में श्री सुनी सुरवत कॉम्प्लेक्स वेयर हाउस में आग लगने की घटना सामने आई है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने सरोजनी नगर बाजार में एनडीएमसी के व्यापक गहन सफाई अभियान में भाग लिया। कुलजीत सिंह चहल ने कहा, हम प्रधानमंत्री मोदी और उनके स्वच्छ भारत स्वच्छ दिल्ली के सपने के साथ हैं। और बुलेटिन में यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं खबरों में। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत के इक्विटी बाजार ने मजबूती का प्रदर्शन किया और दुनिया भर में ट्रेड टैरिफ के चलते आए बदलावों के बीच अच्छी स्थिति बरकरार रखी। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च में बीएसई 500 ने 6.25% की बढ़त दर्ज की, जो 15 महीनों में इसका सबसे अच्छा मासिक प्रदर्शन रहा। ये दर्शाता है कि बाजार की अधिकता का अधिकांश हिस्सा संभवतः ठीक हो गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए तैयार है और इसमें इस्पात उद्योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में इंडिया स्टील 2025 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार इस्पात उद्योग को तर्कहीन रूप से कम कीमतों पर स्टील की अनफेयर डंपिंग से बचने में सक्षम है। पिछले वर्ष के मुकाबले फरवरी 2025 में ईएसआई योजना के तहत 15.43 लाख नए कर्मचारी पंजीकृत किए गए हैं। नए पंजीकरण में 25 वर्ष की आयु तक के 7.36 लाख युवा कर्मचारी शामिल हुए हैं। ईएसआई योजना के तहत नए आंकड़ों में 3.35 लाख महिला कर्मचारी पंजीकृत हुई हैं। फरवरी 2025 में ईएसआई योजना के तहत 74 ट्रांसजेंडर कर्मचारी पंजीकृत हुए। फरवरी 2025 में ईएसआई योजना के तहत 23,526 नए प्रतिष्ठान पंजीकृत हुए हैं, जिससे अधिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी। ईपीएफओ ने अपने सदस्यों के जीवन यापन को आसान बनाने के लिए इस वर्ष जनवरी में अधिकांश मामलों में नियोक्ता से अनुमोदन की आवश्यकता को हटाकर नौकरी बदलने पर पीएफ खाते के अंतरण की प्रक्रिया को बहुत सरल बना दिया है। ईपीएफओ द्वारा फॉर्म 13 की संशोधित कार्य क्षमता के माध्यम से अंतरण फाइल करने की प्रक्रिया को और सरल कर दिया गया है। इसमें 1.25 करोड़ से अधिक सदस्य लाभान्वित होंगे। बजट घोषणा के अनुरूप केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी ने विशेष रूप से एयर कार्गो और सामान्य रूप से ट्रांसशिपमेंट मूवमेंट में कई व्यापार सुविधाजनक उपाय लागू किए हैं। मारुति सुजुकी इंडिया ने बताया कि वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 4.29% घटकर 3,711.1 करोड़ रुपए रह गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में ये 3,877.8 करोड़ रुपए था।
कॉरपोरेट्स ने अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 तक 6 महीने की अवधि के दौरान लगभग 10.8 मिलियन वर्ग फीट के कुल क्षेत्र को कवर करते हुए करीब 38 ऑफिस स्पेस डील के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है। फिच रेटिंग्स ने अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड EPSEZ के ऑस्ट्रेलिया में नॉर्थ क्वींसलैंड एक्सपोर्ट टर्मिनल के अधिग्रहण को क्रेडिट न्यूट्रल बताया है। एसआर एनर्जी ट्रांजिशन EET ने ENI और यूके सरकार को हाईनेट औद्योगिक क्लस्टर द लिवरपूल बे CCCS की मुख्य कार्बन परिवहन और भंडारण परियोजना पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने पर बधाई दी है। EET की हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र HPP1 परियोजना 4 प्रारंभिक परियोजनाओं में से एक है जो स्थायी भंडारण के लिए इस बुनियादी ढांचे को कार्बन प्रदान करेगी। भारत और भूटान के बीच सीमा शुल्क के संयुक्त समूह की छठी बैठक 24 और 25 अप्रैल को थिम्पू में हुई। CBIC के विशेष सचिव गुरजीत भुजबल के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने बैठक में भाग लिया। भूटान से DRC के महानिदेशक सोनम जामचो ने नेतृत्व किया। भारत और भूटान के बीच वार्ता का उद्देश्य सीमा पार व्यापार और पारगमन के लिए सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने और आधुनिकीकरण के साथ साथ माल की अवैध आवाजाही को रोकने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना था। अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ओमान में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची के साथ वार्ता करेंगे। इस बैठक में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर विशेषज्ञ स्तर की वार्ता शामिल होगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमास और पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के बीच घातक गठबंधन एक बार फिर उजागर हो गया है। खुफिया अधिकारियों ने पहलगाम हमले में 4 हमलावरों, जिनमें से 2 पाकिस्तान से थे, उनकी रणनीति और अक्टूबर 2023 में इसराइल में हमास के बड़े अटैक में आश्चर्यजनक समानताएं पाई हैं। और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर पहलगाम आतंकवादी हमले में निर्दोष लोगों की मौत पर अपनी संवेदना व्यक्त की है और इस जघन्य कृत्य का निंदा की है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके ने एक्स पर लिखा, पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले से गहरा सदमा लगा है, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई। हम पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। हम इस कठिन समय में भारत के साथ खड़े हैं। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद अब दुनिया भर के कई प्रतिष्ठित देश भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जापान और इजराइल के राजदूतों ने नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह से अलग अलग मुलाकात की और भारत के साथ एकजुटता की बात कही। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में लोगों के बीच घबराहट और असुरक्षा का माहौल देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई पाकिस्तानी यूजर्स भारत की ओर से संभावित जवाबी कार्रवाई की आशंका जता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की दुनिया भर में चौतरफा निंदा हो रही है। अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने शुक्रवार को आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ एकजुटता से खड़े होने की बात दोहराई। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में गुस्सा है। डेनमार्क के कोपेनहेगन, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न और लंदन में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। चाइना मीडिया ग्रुप CMG और अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवारी महासंघ ने पेजिंग में सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दोनों पक्षों ने घुड़सवारी के विकास को संयुक्त रूप से बढ़ावा देने, आयोजनों के प्रसारण और रिपोर्टिंग आदि सहयोग पर सहमति जताई। चीनी प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय के अधीनस्थ दक्षिण चीन सागर के विकास पर अनुसंधान संस्थान ने थिएशान रीफ और न्यू रीफ के मूंगा चट्टान की पारिस्थितिकी व्यवस्था पर जांच रिपोर्ट जारी की। पिछले 5 वर्षों में 12,000 से अधिक अफगान नागरिकों को सऊदी अरब में पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया। बांग्लादेश में पुलिस ने फिरौती के लिए किडनैप 3 श्रीलंकाई नागरिकों को छुड़ा लिया है। किडनैप किए गए 3 श्रीलंकाई नागरिकों में एक महिला भी शामिल थी। ये लोग सोशल मीडिया पर मिले एक दोस्त के बुलावे पर बांग्लादेश आए थे। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक स्कॉफ ने पीएम मोदी से फोन पर बात की। बातचीत में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए दोनों देशों ने भारत के लिए अपना समर्थन जताया।
उत्तर कोरिया ने किम जोंग उन शैली के 5000 टन वजनी न्यू युद्धपोत का अनावरण किया। सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी के सचिव जो चुन रियोंग ने कहा कि 5000 टन वजनी ये युद्धपोत सबसे शक्तिशाली हथियारों से लैस है। चीन के शंचो 20 मानव युक्त अंतरिक्ष यान के अंतरिक्ष यात्री दल ने अंतरिक्ष यान रिटर्न मॉड्यूल से कक्षीय मॉड्यूल में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा के मार्गेट इलाके में बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने पाकिस्तानी सेना के 10 जवानों को मारने का दावा किया है। यह हमला एक रिमोट कंट्रोल IED के जरिए किया गया, जिससे सेना का एक वाहन पूरी तरह से नष्ट हो गया। इंडियन प्रीमियर लीग में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। सनराइजर्स हैदराबाद ने शुक्रवार को चेन्नई सुपर किंग्स को IPL 2025 के 43वें मुकाबले में 5 विकेट से हराया। M चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.5 ओवर में सभी विकेट खोकर 154 रन बनाए। एरिना सबालेंका ने मैड्रिड ओपन के राउंड ऑफ 32 में जगह बना ली है। राउंड ऑफ 64 के मुकाबले में सबालेंका ने बेलगोवा को 6-3, 6-4 से मात दी। केटी बोल्टर मैड्रिड ओपन से बाहर हो गई हैं। ब्रिटिश की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बोल्टर को दूसरे दौर में इटली की जैस्मिन पाउलिनी ने मात दी। स्पेन की पाउला बादोसा ने चोट के कारण मैड्रिड ओपन से नाम वापस ले लिया है। दुनिया की 90 नंबर की खिलाड़ी बादोसा पीठ की तकलीफ से परेशान हैं। कोबे ब्रायंट द्वारा 1996 में लॉस एंजलिस लेकर्स के लिए डेब्यू के वक्त पहनी गई जर्सी 7 मिलियन पाउंड में नीलाम हुई है। यह इतिहास में सबसे महंगी बिकी स्पोर्ट्स जर्सी को सूची में चौथे स्थान पर रही। लिवरपूल को 20वीं बार प्रीमियर लीग जीतने के लिए सिर्फ 1 अंक की जरूरत है। रविवार को लिवरपूल का मुकाबला टॉटनहैम हॉटस्पर से होगा। न्यूकासल के मैनेजर एडी हावी ने क्लब के डॉक्टर के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा कि 2 सप्ताह पहले निमोनिया होने पर डॉक्टर ने तुरंत एक्शन लिया। सिफन हसन का कहना है कि उन्हें 2 साल पहले लंदन मैराथन में पहली बार भाग लेना थोड़ा बहुत याद है। हसन ने नाटकीय लंदन मैराथन में जीत दर्ज की थी। मैक्लेरन इस सीजन के अंत में ऑल इलेक्ट्रिक फार्मूला ई सीरीज को छोड़ देगा। मैक्लेरन ने इस महीने ही वर्ल्ड एंड्योरेंस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का ऐलान किया था। चाइनीज एनिमेटेड फिल्म नेचर 2 भारत के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। ये इतिहास की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म है। नेचर 2 ने दुनिया भर में $2 बिलियन से ज्यादा की कमाई की है, यानी स्टार वॉर्स और इनसाइड आउट 2 जैसी बड़ी फिल्मों को भी इसने पीछे छोड़ दिया है। अजय देवगन की आगामी फिल्म रेड 2 1 मई को होगी रिलीज। इसमें तमन्ना भाटिया और वाणी कपूर लीड रोल में हैं। राणा दग्गुबाती और वेंकटेश अभिनीत राणा नायडू के दूसरे सीजन की घोषणा कर दी है। राणा नायडू OTT पर होगी स्ट्रीम। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की आगामी फिल्म निकिता राय 30 मई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। अर्जुन रामपाल और परेश रावल भी फिल्म में आएंगे नजर। धनुष और रश्मिका मंदाना की फिल्म कुबेरा 20 जून को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म को कई भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। आमिर खान और सलमान खान की फिल्म अंदाज अपना अपना कल सिनेमाघरों में री रिलीज हो गई है। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। यहीं हमें इजाजत दें। नमस्कार।